जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, सभी को हंसाते रहिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है यूएनओ। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यूएनओ, कैसे बना और कौन कौन से इसके मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यूएनओ को समझने से पहले हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात होती है 1914 से लेकर के 1918 तक, जिस बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भीषण जनधन की हानि हुई। पूरी दुनिया शोक में डूबी हुई थी, डरी हुई थी। जी हाँ, 1914 से लेकर के 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर के 1918 तक। और ये युद्ध समाप्त कब हुआ? तो ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी वर्साई की संधि 1919 में हुई। और ये कहाँ हुई? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वर्साई वहीं पास है। पैलेस में वर्साई में पैलेस था, वहीं पास वर्साई की संधि हुई 1919 में, और तब जाकर ये युद्ध थमा। जी हाँ, लेकिन अभी भी दुनिया में डर बना हुआ था कि कहीं फिर से ये वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका आगे आया और एक संस्था बनाई उसने, जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। जी हाँ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसे कब की गई इसकी स्थापना? 10 जनवरी 1920 को, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र संघ। कब की गई इसकी स्थापना? 10 जनवरी 1920 को। किसने की? यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 28वें राष्ट्रपति, जिनका नाम था वुडरो विल्सन। उन्होंने इसकी स्थापना की और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा शहर है, जिसका नाम क्या है? जिनेवा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ठीक है, तो सबसे पहली जो संस्था बनाई गई वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कौन सी संस्था? लीग ऑफ नेशन, हिंदी में राष्ट्र संघ। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई। किसने की? वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य था कि अब दुनिया में दूसरा कोई युद्ध नहीं होगा, यानी कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर अब नहीं होगा। ये वर्ल्ड वॉर जो हो गया वो हो गया। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही, इसीलिए यह संस्था खत्म हो गई। इसका एक और कारण था कि ये संस्था दुनिया के देशों को जोड़ने में असफल रही, क्योंकि इसका एक रूल था कि लीग ऑफ नेशन में कोई भी देश जो जुड़ेगा, सबसे पहले वो अपने देश की पार्लियामेंट में एक बिल पारित कराएगा कि वो लीग ऑफ नेशन से जुड़ना चाहता है, उसका एक मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है। और आपको बता दें, इस संस्था को जिस देश ने बनाया था, उसी देश की पार्लियामेंट ने लीग ऑफ नेशन से जुड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, तो एक बड़ा क्रूशियल रीजन ये भी है इस संस्था को थोड़ा आगे ना बढ़ने का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसलिए आपको भी पता होगा कि दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ रहते हैं? जिनेवा में। चाहे WHO हो, चाहे WTO हो, चाहे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अंकटाड हो, चाहे वो रेड क्रॉस हो, तो जितनी भी दुनिया में बड़ी संस्थाएं हैं, उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में क्यों थे? क्योंकि दुनिया का पहला जो संयुक्त जो राष्ट्र संघ यानी कि जो बड़ी संस्था बनी थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्यों बनी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने के लिए, कि दुनिया में शांति बनी रहे। लेकिन क्या ये सफल हो पाई? नहीं। और दुनिया में दूसरा वर्ल्ड वॉर हो गया, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। कब? 1939 से 1945 के बीच। जर्मनी ने आक्रमण कर दिया पोलैंड पर। जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, उसने पोलैंड को मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने फ्रांस को मारा, रशिया को मारा, और धीरे धीरे ये छोटा युद्ध बड़े युद्ध का रूप ले लिया और वर्ल्ड वॉर बन गया, जिसे नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, अब आपको पता चल गया कि लीग ऑफ नेशन इसको रोक नहीं पाई, यानी इसने अपना उद्देश्य नहीं पूरा किया, इसलिए ये संस्था खत्म। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में। तब फिर अमेरिका एक बार उठकर आगे आया और उसने कहा कि अब की हमें एक ऐसी सशक्त संगठन बनाना पड़ेगा जो दुनिया में शांति बनाए रखे और फिर से इस तरह के किसी युद्ध को न करवाए। ठीक है, तो दुनिया में अब तीसरा वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं अभी तक, यानी कि ये संस्था यानी यूएनओ सही है, चल रही है, रोके हुए है, लेकिन पूरी तरह से आप सही नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन को खूब मारा है। क्या यूएनओ कुछ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन भी है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? याद होना चाहिए, 1939 से लेकर के 1945 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? तो 1914 से लेकर के 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे, कौन? 32वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने क्या किया? एक संगठन का नाम दिया, जिसे कहा गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसने क्या किया? 51 देशों को, सबसे पहले कितने देश जुड़े? 51 देश। यूएनओ में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कितने देश जुड़े? 51 देश जुड़े। ठीक है, यानी जब इसका स्थापना हो रही थी, जब इस संगठन को बनाया जा रहा था 1945 में, तब इसमें कितने देश जुड़े?
51 देश, ठीक है, कितने देश? 51 देश। और इन्होंने एक यूएन चार्टर बनाया था, एक अपना संविधान बनाया था उसमें जुड़ने के लिए। तो कब भाई उस पर साइन करना था, तो कब हुआ? 26 जून 1945 को। 26 जून 1945 को 50 देशों ने साइन किया, ठीक है। 51वां देश नहीं आ पाया, ठीक है, लेकिन बाद में वो जुड़ा। 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। ये थोड़ा सा जानकारी आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई तो कितने देश जुड़े? यूएनओ में 51 देश जुड़े। आज के दिन अगर आपसे पूछेगा कोई तो कितने देश हैं, तो 193 देश हैं। जी हाँ, आज के दिन 193 कंट्रीज मेंबर हैं किसकी? यूएनओ की। यूएनओ एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है, ठीक है। और ये जो यूएनओ संस्था थी ये एग्जिस्टेंस में कब आई? तो 26 जून 1945 को तो यूएन चार्टर पर साइन किया गया और 51 देश जुड़ गए, लेकिन एग्जिस्टेंस में आई 24 अक्टूबर 1945 को। तभी हम लोग यूएन डे बनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। कब बनाते हैं भाई? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? यूएन डे बनाया जाता है। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में था, लेकिन अब बदल दिया गया था। तो जब यूएनओ बनी तो उसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में कर दिया गया, ठीक है। कहां पर? न्यूयॉर्क। और 193वां जो सदस्य जुड़ा, क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता कि सबसे नया जो देश जुड़ा हुआ है यूएनओ से, उसका नाम साउथ सूडान। कब जुड़ा भाई? जुलाई 2011 में। जुलाई 2011 में। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब भाई हमने देखा कि लीग ऑफ नेशन का क्या उद्देश्य था, पर क्या वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाई? नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूएनओ का क्या उद्देश्य था। तो यूएनओ के भाई उद्देश्य होंगे कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया है, पर आने वाले समय में अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, यानी कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। पीस इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनी रहे, सुरक्षा कायम रहे। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस, दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखें, सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। लेकिन आप जानते हैं जहां की संस्था है, क्या यूएसए कभी रसिया के साथ रहा? नहीं, आपसी दुश्मनी। जो संस्था जहां पर है वहां के देश खुद ही आपस में फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते हैं। आपको ये पता है कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं कर रहा है, कह रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें रशिया यूक्रेन को खूब मार रहा है, धड़ल्ले से मार रहा है, युद्ध चल रहा है, और यूएनओ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। हमसे पीओके ले लिया पाकिस्तान वालों ने, लेकिन आज तक हम उसे वापस नहीं ले पाए। क्यों? कारण है यूएनओ, ठीक है। अब देखिए, वर्क टुगेदर टू रिमूव द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। दुनिया में किसी भी देश के पास सामाजिक आर्थिक जो भी समस्या होंगी उसको हम मिलकर साथ में दूर करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। ये किसने कहा? ये किसका उद्देश्य था भाई? यूएनओ का। तीसरी चीज भाई, सभी लोग दुनिया में कोई भी अगर बड़ी बीमारी आएगी तो उसका मिलकर साथ में लड़कर उसे हटाएंगे, ठीक है। दुनिया में पर्यावरण को क्या करेंगे? हमेशा संरक्षित रखेंगे। ये यूएनओ का उद्देश्य है। इसके लिए काम भी होता है, गरीबी को हटाएंगे, पॉवर्टी को दूर करेंगे, और ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम बनाए रखेंगे। जी हाँ, मानव अधिकार और लोगों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये थे इसके उद्देश्य था। उम्मीद है इतनी चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग, यूएन एक बॉडी है, अब उसके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। जैसे हमारी बॉडी है, मेरी बॉडी में क्या है भाई? लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये सब मेरी बॉडी के मेन ऑर्गन्स है। उसी तरह यूएनओ के भी कुछ मेन ऑर्गन्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएनओ के मुख्य कितने अंग यानी ऑर्गन्स हैं? तो 6। कितने? 6, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी तरह ये भी एक संस्था है यूएनओ, जिसके कई ढेर सारे अंग हैं। तो इसके मेन जो अंग हैं यानी मेन ऑर्गन है, उन्हें हमें जानना है। वो कितने हैं? 6, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑर्गन कितने हैं, मुख्य अंग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं भाई? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। इंग्लिश में बोले तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द ट्रस्टीशिप काउंसिल, साथ ही साथ सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट। फिर से ध्यान सुनिएगा, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इको सॉक कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इको सॉक, ECOSOC, ठीक है। जनरल असेंबली की बात करते हैं, महासभा। जनरल असेंबली, भाई जितने भी देश यूएनओ में जुड़े हुए हैं उतने देश इस जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कितने देश जुड़े हैं भाई? तो 193 देश जुड़े हुए हैं, तो वही इसके मेंबर होंगे। ये सिंपल से एक असेंबली, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होती है, देश के कोने कोने से जो सांसद होते हैं वो बैठते हैं, या विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो बैठते हैं। उसी तरह जितने भी देश जुड़े हुए हैं, जितने भी देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है मेंबर हैं, उन देशों के शासनाध्यक्ष आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। जी हाँ, राष्ट्राध्यक्ष नहीं, शासनाध्यक्ष। जैसे हमारे देश के शासनाध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री जी जाएंगे और जनरल असेंबली में बैठेंगे, यानी महासभा में बैठेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा होता है ये, और साल में एक बार इसकी बैठक जरूर होती है। कब होती है? तो सितंबर महीने में होती है। आपको भी पता है, जैसे हमारे यहाँ बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है, उसी तरह यहाँ भी क्या सितंबर में बैठक होती है। तीसरी चीज, यहाँ भी जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होते हैं लोकसभा
में। उसी तरह यहाँ इन 193 देशों के बीच में एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। और उसका टेन्योर कितना होता है, यानी उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 साल का होता है। जी हाँ, कितने साल का, 1 साल का। इन्हीं जो 193 देश होंगे उन्हीं में से किसी एक देश को उठा करके प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठाया जाता है, ठीक है। और वो 1 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, हर साल बदलते रहते हैं। तो इन्हें चुनेगा कौन, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और महासभा यानी जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो जब उनका रिकमेंडेशन होगा तो उसी में से एक को क्या बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। भारत से क्या अभी तक कोई बना है प्रेसिडेंट? जी हाँ, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट हमारे एक इंडियन क्या थी, डिप्लोमेट थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। जी हाँ, ये फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट थी, ठीक है। कब थी, मे बी 1954 से 1955 के बीच में थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये डेट आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सुरक्षा परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य अंग है सुरक्षा परिषद, पावरफुल है। सबसे पावरफुल कौन है, सुरक्षा परिषद। यही है मेन यहाँ का प्रिंसिपल। यानी कि सुरक्षा परिषद का काम क्या है, तो पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का काम है। इसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, ठीक है। इसे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। इस अंग को क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन के इस ऑर्गन को पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसमें टोटल कितने देश जुड़े हुए हैं, तो 15 देश। जी हाँ, टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, तो 15, जिसमें से जो 10 होते हैं अस्थायी होते हैं, यानी नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। उन्हें कितने साल के लिए बनाया जाता है, 2 साल के लिए। लेकिन इनमें सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जो अनंत समय तक क्या बने रहेंगे, इसके परमानेंट मेंबर बने रहेंगे। जी हाँ, और जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास एक यूनिक पावर है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, जिसके कारण वो 5 देश दुनिया के सबसे पावरफुल देश बन जाते हैं। जी हाँ, ये वीटो पावर ही उन्हें यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ी पावर देता है, जिसे आप नॉन डेमोक्रेटिक पावर कह सकते हैं। यानी कि वो लोकतंत्र में भाई सब, ये इसका उद्देश्य, यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है बराबरी करने का, लोकतांत्रिक स्थापना करने का है, सभी लोग बराबर हैं। लेकिन ये एक ऐसी पावर दे देता है इन 5 देशों को जो क्या है भाई, जो एक नॉन डेमोक्रेटिक पावर हो जाती है, ठीक है। तो वीटो पावर के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश जुड़े होते हैं, जिसमें से 10 देश हर 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। भारत भी इन्हीं का हिस्सा रहता है, यानी स्थायी सदस्य नहीं है भारत, ठीक है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत नहीं है। टोटल 5 देश हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ठीक है। इसको मैप में अभी आपको याद करा देंगे। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया, 5 देश। और 10 देश हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इन्हीं जनरल असेंबली में से भाई वो 193 देशों में किन्हीं को भी चुन लेंगे। अच्छा, आपको बताया नहीं, जनरल असेंबली में जितने भी कोई अगर नियम कानून पारित कराना होता है उन्हें, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो यहाँ भी वही मेजॉरिटी प्रोसेस होता है, 2/3, यानी 2/3 बहुमत से पारित कराना रहता है। या तो जनरल 50% + 1 के हिसाब से ही यहाँ भी, जैसे हमारे लोकसभा में, या तो आप बहुमत साबित करिए, ठीक है, जीतने के लिए। उसी तरह यहाँ भी आपकी बात तभी मानी जाएगी जब 50% + 1 वाला केस होना चाहिए, या तो 2/3 से अधिक बहुमत, यानी 2/3 से अधिक देश अगर आपकी बात मानने को तैयार है, तभी यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में आपकी बात मानी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ठीक है, जिसमें 54 देश जुड़े हुए हैं। कितने, 54 कंट्री मेंबर हैं किसके, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। इकोसॉक के कितने मेंबर हैं, तो 54। कितने साल का टेन्योर होता है, ये बदलते रहते हैं 54 देश, 3 साल का। अच्छा, इनका मेन काम क्या है, तो भाई सोशल और इकोनॉमिक जो काउंसिल है उसका मेन काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए। जी हाँ, दुनिया के हर देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समान और अच्छी बनाने के लिए हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहना ही इस काउंसिल का, इस परिषद का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें कितने देश जुड़े हुए हैं, तो 54 देश, जिनका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है, तो 3 साल, हर 3 साल में बदलते रहेंगे। साथ ही साथ आपने जानते होंगे कि भाई यूनेस्को, यूनिसेफ, ये जो एजेंसीज हैं ये किसके थ्रू काम करती हैं, तो इकोसॉक के थ्रू काम करती हैं, ठीक है। तो इसका मेन काम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो दुनिया में जितने भी सामाजिक कार्य करने होते हैं किस संस्था के थ्रू होते हैं, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये कहाँ है भैया, तो नीदरलैंड में। अभी जो ये आपको पढ़ाएंगे इनमें 5 जो संस्थाएं हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? द हेग। ठीक है, ये कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का है? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, जो बेनेक्स कंट्री में आता है। ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, तो बेनेक्स कंट्री में नीदरलैंड, नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, वहीं पास कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, दो देशों के बीच के बड़े मुद्दे को कहाँ ले जाते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांति स्थापना के लिए। कितने जज बैठते हैं भाई? तो 15 जज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज? 15 जज, जिनका कार्यकाल कितना रहता है भैया? 9 साल का रहता है। कार्यकाल 9 साल का। क्या कभी कोई भारत से यहाँ का जज बना है? जी हाँ, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जी भारत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या रहे? जज रहे। ठीक है, नीदरलैंड में इसका द हेग में हेडक्वार्टर है, यानी कि द हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है। उसके बाद आता है न्यास परिषद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। ठीक है, इसे बनाया गया था, क्यों? इसे इसलिए बनाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी देशों को हानि पहुंची थी उनमें सुधार लाना, ठीक है, उनको पैसे देना, उनकी आर्थिक स्थिति को सही करना, वहाँ मरम्मत करना, उन देशों में जो भी सुधार लाना हो उसके लिए क्या बनाया गया था? ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्योंकि आपको भी पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो भीषण तबाही हुई थी पूरी दुनिया में, तो उन देशों पर जिनको ज़्यादा क्षति हुई थी उनको स्थिति सुधारने के लिए, और जो किसी के कंट्रोल में थे, किसी की फॉरेन टेरिटरी बने हुए थे, यानी अब जो भी दूसरे के अंडर कंट्रोल में थे, विदेशी उपनिवेश बने हुए थे, उन्हें क्या कहा गया? ट्रस्ट टेरिटरीज कहा जाता था। इस तरह कुल कितने थे पूरी दुनिया में? तो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे। ठीक है, जिसे इसका उद्देश्य क्या था? तो उनको सेल्फ गवर्नमेंट बनाना, यानी वहाँ खुद की सरकार हो, या वो लोग आज़ाद हो जाए या किसी के साथ मिल जाए, कुल मिला के सही हो जाए, सबकी स्थिति बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूरा कब हो गया भाई? 1994 में एक मात्र कंट्री बची थी, 11 टेरिटरीज थी, जिसमें से एक टेरिटरी पलाऊ थी। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है पलाऊ। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है, और तब से इसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। अब जब इसका उद्देश्य पूरा, तो इस संस्था के पास कोई काम नहीं, तो इसलिए अब इस संस्था का कोई मेन रोल नहीं है। मेन रोल आपका सुरक्षा परिषद और महासभा का ही है। ठीक है, अब आते हैं सचिवालय, इंग्लिश में सेक्रेटरीट। ठीक है, ठीक है, इसका हेड को क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। इसके हेड को क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल। काम क्या भाई? तो सचिवालय यानी सेक्रेटरीट का काम है कि यूएन में जो भी रिपोर्ट तैयार करनी होती है उसका लेखा जोखा कौन तैयार करता है भाई? तो सेक्रेटरीट। और सेक्रेटरीट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। अब इसके अंडर में हजारों लोग यूएन में काम करते रहते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अभी लेटेस्ट यानी प्रेजेंट टाइम में कौन है सेक्रेटरी जनरल यूएन के? तो एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के प्रेसिडेंट थे। कौन? एंटोनियो गुटेरस। तो इस समय कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 बार ऐसे कौन से 2 लोग हैं जो 2 बार सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के? तो ऐसे 2 लोग हैं, एक घाना के रहने वाले हैं, एक नॉर्वे के रहने वाले हैं। घाना के यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है घाना। घाना के कौन है? कोफी अन्नान। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा बाबू, ये बड़ी परीक्षाओं में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कोफी अन्नान ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार क्या थे? यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। साथ ही साथ वान की, साउथ कोरिया के कौन थे? वान की, ये 2 बार क्या थे? सेक्रेटरी जनरल। एंटोनियो गुटेरस से पहले कौन थे? वान की थे। और क्वेश्चन पूछेगा पहली बार सेक्रेटरी जनरल कौन थे, यानी पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे सेक्रेटरीट या यूएन के? तो वो थे ट्रिगवी लाई। ट्रिगवी लाई, ठीक है, ट्रिगवी ली। ठीक है, इन्हें इंग्लिश नाम है तो ट्रिगवी ली भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। 2 बार कौन बन चुके हैं? तो कोफी अन्नान और वान की। सबसे पहले कौन से थे? तो ट्रिगवी ली। ठीक है, ट्रिगवी ली। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो टोटल यूएन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय, इंग्लिश में जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सुरक्षा परिषद का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी काउंसिल का। जी हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक मुख्य अंग है, जिसमें 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी देश होते हैं। ठीक है, यानी ये परमानेंट इसके क्या बने रहेंगे? मेंबर बने रहेंगे अनंत काल तक, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये जो 10 देश हैं ये केवल 2 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, और फिर बदलेंगे। कौन बदलेगा भाई? यही 5 देश जो स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं, और किसके रिकमेंडेशन पर होगा? जनरल असेंबली। ये जिन देशों को चुनेंगे फिर वही 10 देश आगे फिर बनेंगे इसके सदस्य, लेकिन वो हमेशा अस्थायी रहेंगे। स्थायी में केवल अभी 5 ही हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। इसको हम मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। तो देखिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट कंट्री मेंबर हैं? तो 5। कौन कौन से? यूएसए, फिर ब्रिटेन, उसके नीचे फ्रांस, इधर रशिया और ये चाइना। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना,
यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। उल्टा बोल दीजिए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। टोटल 5 ऐसे देश हैं जो परमानेंट है। और इनकी खास बात, इनके पास एक पावरफुल पावर है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। जी हाँ, वीटो पावर है इनके पास। वीटो पावर मीन्स क्या होता है? कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो यूएनओ का मानना है कि यूएनओ में जितने देश जुड़े हैं, यानी यूएनओ का ये कहना है कि यूएनओ के जितने देश जुड़े हुए हैं, यानी 193 देश, उस देश पर मिलकर हमला करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई देश अगर किसी देश पर कब्जा करता है, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है 1959 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया चाइना ने, और चाइना ने उस पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, तिब्बत को कब्जा कर लिया। जब यही बात हुई कि यूएनओ में जनरल असेंबली में जब सारे देश बैठे तो उन्होंने खुलकर विरोध किया, किसका? चाइना ने, कि भाई इसने तिब्बत पर क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया, और इसे क्या कर दिया भाई? तो अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके पास इतनी पावर थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर था, इसलिए इसके पास वीटो पावर था, और इसने वीटो पावर लगा दिया। ठीक है, वीटो कर दिया। वीटो का मतलब होता है मना कर देना। ठीक है, और जब इसने मना कर दिया तो कोई दुनिया का देश कुछ नहीं कर सकता, यूएनओ भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि यूएनओ की एक यही पावर है जो इसे अनडेमोक्रेटिक पावर देता है। ठीक है, यानी ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, समानता की बात करता है, लेकिन कहाँ समान है भाई? दुनिया का कोई देश किसी देश पर आक्रमण करेगा तो उस पर सारे देश मिलकर आक्रमण करेंगे, यूएनओ का कहना है। ठीक है, लेकिन भाई चाइना एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, केवल इसलिए आप उस पर आक्रमण नहीं करेंगे या उसका विरोध नहीं करेंगे, तो ये क्या बनाता है? असमान बनाता है। ठीक है, तो कितने देशों के पास वीटो पावर है? 5 देशों के पास। कौन कौन से? चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए। ठीक है, क्या भारत के पास है? नहीं है भाई, भारत के पास वीटो पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए? क्या लगता है? तो स्थायी सदस्य बनने के लिए यूएनओ की कुछ शर्तें हैं, देखते हैं क्या वो शर्तें पूरी करता है भारत कि नहीं। तो आइए समझते हैं कि भारत के पास वीटो पावर होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। सबसे पहले बात, यूएनओ की एक कंडीशन क्या है कि कोई देश परमानेंट मेंबर बन सकता है सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त होती है कि वो देश शांति प्रिय हो। ठीक है, यानी युद्ध की बात ना करता हो। दूसरी बात, लोकतंत्र हो, उस देश में क्या हो? लोकतंत्र हो। तीसरी चीज, उस देश में सेना हो, यानी बहुत बड़ी सेना हो या मजबूत सेना हो। चौथी चीज, वो देश आतंकवाद से स्वतंत्र हो, आजाद हो, टेररिज्म फ्री हो और विरोधी भी हो। ठीक है, साथ ही साथ वो दूसरे देशों की मदद करता हो, जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी क्या करता हो, या दुनिया में किसी भी देश को अगर प्रॉब्लम है तो उसकी सहायता करता हो। ठीक है, तभी वो देश क्या बन सकता है? यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बन सकता है भाई? तो परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो आपको लगता होगा यार भारत तो सारी शर्तें पूरी करेगा, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भाई हमारा देश तो इतिहास से चला रहा है कि शांति प्रिय रहा है। दूसरी चीज, भारत लोकतंत्र, अरे भारत में लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वो कौन है? इंडिया है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया। भले जनसंख्या चाइना में ज़्यादा है, लेकिन चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। ठीक है, साम्यवादी देश है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वोट कहीं पड़ते हैं तो भारत में पड़ते हैं। तो भाई बना लेना चाहिए। तीसरी सर, भारत की सेना, भारत की सेना भाई सबसे मजबूत हो। आपको बता दें कि दुनिया में चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे नंबर पर, और कभी कभार तीसरे पायदान पर आ जाती है। ठीक है, सेना के मामले में। ठीक है, सबसे आगे सबसे मजबूत सेना किसकी है? भारत की। तो भाई होनी चाहिए। 3 शर्त तो ये फॉलो कर लिया। अब इसे यूएन का क्या बना देना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। तभी नहीं बना। आतंकवाद से फ्री है भाई हमारा देश, तो आतंकवाद का हमेशा से विरोध करता रहा। अभी भी हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते रहते हैं, एयर स्ट्राइक करते रहते हैं। तो आतंकवाद तो हम लोग कभी चाहते नहीं, और हमारे देश से कभी आतंकवाद उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरे देश की मदद, भैया श्रीलंका की मदद कौन किया? जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डूब गई थी तो उसकी मदद कौन किया? भारत ने। जब अफगानिस्तान के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था, किसने भिजवाया? तो भारत ने। तो भारत तो सारी शर्तों को फॉलो कर रहा है, फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वीटो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी वो परमानेंट सदस्य नहीं बन पा रहा है। उसका एक कारण भी है। ठीक है, अब वो कारण देखते हैं कि क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिला। तो सबसे पहली बात, तो भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया, भारत ने सीटीबीटी पर साइन नहीं किया। तीसरी चीज, भारत का जो बजट है यूएन में वो केवल 1% है। यूएन के टोटल बजट का भारत कितना देता है? केवल 1%। और चौथी चीज, चाइना एक सरदर्द है हमारे लिए। ठीक है, आइए जानते हैं क्यों। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका मतलब है कोई भी देश परमाणु बम नहीं बना सकता 5 देश को छोड़कर। तो भारत ने परमाणु बम बना लिया। ठीक है, कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, यानी इसका क्या मतलब? सीटीबीटी का कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर
कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके तहत कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया, यानी इसका भी उल्लंघन कर दिया। भारत का बजट यूएन में बहुत कम है, 1% है। आपको बता दें जब आज़ादी के समय 1945 में, ठीक है, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन 1945 में जब हम इस संस्था के सदस्य बन रहे थे, यूएनओ के सदस्य बन रहे थे, तो उस समय भारत को कहा जा रहा था कि आप वीटो पावर लेना चाहते हैं तो आपको 3% बजट देना पड़ेगा, ठीक है। लीजिए, यूएनओ के टोटल बजट का आज के समय में हम लोग 1% देते हैं, ठीक है, और उस समय अरे भाई बिलियन में चलता है, 3.12 बिलियन है। ये लास्ट ईयर 2020 का मैं बता रहा हूँ आपको, 2022 का, सॉरी 2022 का बजट बता रहा हूँ आपको यूएनओ का, इतना ज़्यादा है, 3.12 बिलियन डॉलर, रुपए में नहीं है, तो आप समझ लीजिए। तो हमारे देश का बहुत कम बजट जाता है, इस वजह से भी हमारा देश नहीं बन सकता परमानेंट मेंबर, ठीक है। चौथा चाइना, चाइना के पास वीटो है बाबू, ठीक है। अगर परमानेंट हम मेंबर बनना चाहते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट हैं उनमें से सभी को हामी भरनी पड़ेगी, सभी को रिकमेंड करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए जनरल असेंबली के सारे देश चाहे, यूएनओ के सारे देश 193 देश सब चाहे कि क्या बनेंगे भाई, सदस्य बनेंगे, इनको परमानेंट सदस्य बनाइए सुरक्षा परिषद का। लेकिन अगर यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये चारों देश अगर चाह ले कि भारत को वीटो पावर चाहिए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि हम वीटो लगा देते हैं, ठीक है। चाइना ने वीटो लगा दिया कि इनको वीटो नहीं मिलना चाहिए, इनको परमानेंट सदस्य नहीं बनाना चाहिए, तो चाइना हमारे लिए सरदर्द है, ठीक है। आपको बता दें हम वैसे देश हैं जो आज़ाद भी नहीं हुए थे, ठीक है। हम गुलामी के समय में यूएनओ के जब स्थापना हो रही थी तो उस समय उसके सदस्य बने, तब भी आज हमें नहीं मिल रहा है वीटो पावर, यानी हम परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। ये इतनी बड़ी समस्या है, ठीक है। और इन सब बिल्कुल खुला सांड की तरह देश है, किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। ये बेलगाम हो गए हैं ये 5 देश, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। किसी भी देश पर आक्रमण कर देते हैं। आपको भी पता है रशिया ने आक्रमण कर दिया किस पर, यूक्रेन पर, पल भर मार रहा है, लेकिन यूएन कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि रशिया के पास क्या है, वीटो है। अगर हम चाह कर भी देश का विरोध करेंगे तो वो वीटो लगा देगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि भारत को क्यों नहीं मिल पा रहा है वीटो पावर, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या थी कि भारत ने अभी एनपीटी पर साइन नहीं किया, क्योंकि भारत कहता है एनपीटी के अनुसार कोई भी देश 5 देशों को छोड़ के किसी भी देश के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। तो भारत भी कहता है कि भाई हमारे पास परमाणु बम है पर हम यूज नहीं करेंगे उसका, हम किसी भी देश पर यूज करेंगे ही नहीं। जब कोई देश हम पर आक्रमण करेगा तब हम मारेंगे उसको, पहले हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे परमाणु बम का। और अगर आप ये कह दें कि दुनिया का कोई भी देश परमाणु बम ना रखें तो हम भी परमाणु बम नहीं रखेंगे, हम केवल उसे अपने सुरक्षात्मक प्रयोग के लिए रखें, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास परमाणु बम है और दोनों हमारे विरोधी देश हैं। इसलिए दुश्मन देशों के बीच रहते हुए हमें परमाणु बम रखना ही पड़ेगा, इसलिए हम आपकी इस शर्त को नहीं मानेंगे। सीटीबीटी के अनुसार वो कहता है कि आपको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, ना ही जल में, ना ही थल में, ना ही कहीं वायु में, ठीक है। तो तीनों जगह नहीं करना। तो हमारे यहाँ जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो जमीन के अंदर किया गया था, जी हाँ, जमीन के अंदर। कब किया गया था? 1998 को किया था, और नाम क्या था उसका? शक्ति 98, शक्ति 98, 11 और 13 मई को, ठीक है। शक्ति 98 कोड के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था जमीन के अंदर और सफल हुआ था। उसके पहले भी 1974 में इंदिरा गांधी के समय में किया था, ठीक है। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था, ठीक है। और 1974 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, पर वो अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था तो उस परमाणु परीक्षण का नाम, लेकिन वो क्या रहा था? असफल रहा था। तो हमने अब परमाणु परीक्षण भी किया, लेकिन उनका रूल नहीं तोड़ा भाई। सीटीबीटी के अनुसार जल, थल, वायु कहीं नहीं करना, तो हमने जमीन के अंदर किया है, ना जल में किया, ना थल में किया, ना आपका वायु में किया, ठीक है। तो इस तरह ये कंडीशन थी कि भारत को अगर चाहकर चारों देश दे देते हैं, ठीक है, चारों देश हमारे फेवर में रहते हैं कि भाई इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए, यानी इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का एक सदस्य बनना चाहिए परमानेंट। तो फ्रांस भी हमारा साथ देता है, ब्रिटेन भी हमारा साथ देता है, रशिया हमारा साथ हमेशा से देता रहा है, यूएसए भी हमारा साथ देता है, लेकिन बस एक चाइना है। इसके विरोध में, इसके लिए हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि एक संस्था है जिसका नाम है MTCR। MTCR में कुछ 48 कंट्री हैं, ठीक है। MTCR क्या नाम है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। ये एक संस्था है जो दुनिया भर में जितनी भी मिसाइल या हथियार के जो बनते हैं उनको उन पर कंट्रोल करना, उन पर निगरानी रखना किसका काम है? MTCR का। इसमें कुल कितने देश जुड़े हैं? 48 देश। इसमें चाइना नहीं जुड़ा हुआ है और हम जुड़े हुए हैं, यानी इंडिया जुड़े हुए हैं, और MTCR में इंडिया को वीटो मिला हुआ है। और MTCR के अनुसार कोई भी ऐसा देश जो MTCR का सदस्य नहीं है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता वाली मिसाइल नहीं बना सकता है। जी हाँ, चाइना इसका सदस्य नहीं है और चाइना बनना चाहता है इसका सदस्य, ठीक है।
क्योंकि चाइना 300 किलोमीटर की मारक क्षमता से ज़्यादा के मिसाइल बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो MTCR का सदस्य नहीं है और हमें वीटो मिला हुआ है। एक कंडीशन ये हम बना सकते हैं, चाइना के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि जब वो चाइना आए यहाँ का सदस्य बनने, तब हम उससे क्या करें, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें और उससे बोलें कि तुम हमें यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट क्या बना दो, मेंबर बनाओ और हमें वीटो दिलवा दो, ठीक है, हम तुम्हें MTCR का सदस्य बना लेंगे। अगर ये कर दें तो हमारा काम हो जाएगा और सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है, हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और POK के सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि यूएनओ में कितनी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। 193 देश हैं, तो क्या 193 भाषाएं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो इतनी भाषाएं बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ की 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा कह दिया गया, ठीक है। आधिकारिक भाषाएं कितनी है यहाँ की? 6। यूएनओ में कितनी भाषा प्रयोग की जाएंगी? 6 भाषाएं प्रयोग की जाएंगी। कौन कौन सी? तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, उसके बाद अरबी, रशियन और चाइनीज़, ठीक है। और चाइनीज़ भाषा को मंडारिन कहा जाता है, ठीक है। भाषा का नाम मंडारिन है, ठीक है। भाषा का नाम मंडारिन। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है मंडारिन, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? चाइना में रहती है, ठीक है। 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज़ या मंडारिन। इसको हम लोग वर्ल्ड मैप में तुरंत याद कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो आइए देखें, तो 6 भाषाएं जो यूएनओ में बोली जाती हैं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है इंग्लिश, ब्रिटेन में बोली जाती है, फ्रेंच फ्रांस में बोली जाएगी, स्पेनिश स्पेन में बोली जाएगी, रशियन चाइना में बोली जाएगी, ठीक है। और अरब प्रायद्वीप पर अरबी भाषा बोली जाएगी, ठीक है। और छठा है चाइनीज़ यानी मंडारिन भाषा। तो टोटल 6 भाषाएं। सबसे पहला इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज़। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज़, उल्टा चाइनीज़, रशियन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, टोटल 6 भाषाएं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में यूएनओ की रिपोर्ट तैयार होती है, यानी यूएनओ का जो लिखित कार्य है वो किन भाषा में होता है? तो वो केवल 2 भाषा में होता है, ऊपर वाली 2, इंग्लिश और फ्रेंच में, ठीक है। लिखित काम केवल 2 भाषाओं में, ठीक है। PDF वर्क जो भी काम है लिखित वाला वो 2 भाषाओं में। कौन कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच। और बोली जाती हैं, यूज़ की जाने वाली भाषाएं कितनी हैं? 6, ठीक है। कौन कौन सी? तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज़, रशियन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।